खुला समुंदर, अनंत, रहस्यमयी और खतरों से भरा हुआ। सदियों तक यह कुछ सबसे कुख्यात और प्रसिद्ध समुद्री डाकुओं का घर रहा है। सोने चांदी के खजाने, जहाजों की लड़ाइयां और खोए हुए द्वीपों की कहानियां। आज हम आपको समुद्री डाकुओं की असली और काल्पनिक कहानियों की रोमांचक दुनिया में ले चलेंगे। समुद्री डकैती उतनी ही पुरानी है जितनी खुद समुद्र यात्रा। प्राचीन काल में ही व्यापारी जहाज लूटे जाते थे। मिस्र और ग्रीस के व्यापारियों को सी पीपल्स नामक लुटेरों से खतरा रहता था। लेकिन समुद्री डकैती का सबसे खतरनाक और प्रसिद्ध दौर 17वीं और 18वीं सदी के बीच आया, जिसे गोल्डन एज ऑफ पायरेसी कहा जाता है। कैरिबियन सागर, अफ्रीका का तट और दक्षिण पूर्व एशिया के समुद्र इन लुटेरों के ठिकाने बन गए थे। एडवर्ड टीच अपने जलते हुए फ्यूज वाली दाढ़ी और खतरनाक छवि के कारण ब्लैकबियर्ड समंदर का आतंक था। इनी बॉनी और मैरी रीड, ये दो बहादुर महिलाएं समाज की परंपराओं को तोड़कर पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर लड़ी। बार्थोलोम्यू रॉबर्ट्स, इतिहास का सबसे सफल समुद्री डाकू, जिसने 400 से ज्यादा जहाज लूटे। समुद्री डाकू बनना सिर्फ रोमांच और दौलत बटोरने के लिए नहीं था, यह जीवन खतरों से भरा था। ज्यादातर समुद्री डाकू अपने पायरेट कोड के तहत रहते थे, जिसमें हर व्यक्ति के अधिकार और खजाने के बंटवारे के नियम तय किए गए थे। कोई भी समुद्री डाकू की कहानी खजाने के बिना अधूरी है। कई प्रसिद्ध खजाने आज भी कहीं छिपे हुए हैं, जैसे कि कैप्टन किड का रहस्यमयी खजाना या ब्लैकबियर्ड का छिपा हुआ सोना। समुद्री डकैती हमेशा के लिए नहीं चल सकती थी। सरकारों ने इन अपराधियों को पकड़ने के लिए कठोर कदम उठाए। कई कुख्यात समुद्री डाकुओं को पकड़कर सार्वजनिक रूप से फांसी दी गई। हालांकि समुद्री डाकुओं का स्वर्ण युग खत्म हो गया, लेकिन उनकी कहानियां आज भी किताबों, फिल्मों और वीडियो गेम्स में जिंदा हैं। ट्रेजर आइलैंड से लेकर पायरेट्स ऑफ द कैरिबियन तक, ये समुद्री लुटेरे आज भी हमारी कल्पना में बसे हुए हैं। चाहे वे असली हों या काल्पनिक, समुद्री डाकू हमेशा रोमांच और बगावत का प्रतीक रहेंगे। उनकी कहानियां हमें याद दिलाती हैं कि एक समय था जब समंदर पर कोई कानून नहीं था, सिर्फ उन लोगों की हिम्मत और ताकत ही मायने रखती थी। तो अगली बार जब समुद्र की लहरें आपको बुलाए, याद रखना, शायद कहीं कोई छिपा खजाना अभी भी आपका इंतजार कर रहा हो। सब्सक्राइब। भूमध्य सागर की लहरों में एक ऐसा योद्धा था जिसकी बहादुरी के चर्चे दूर दूर तक फैले थे, बर्बरोसा। एक ऐसा एडमिरल जिसने यूरोपीय जहाजों में खौफ पैदा किया और उस्मानी साम्राज्य के लिए समुद्रों पर राज किया। यह है महान नाविक, योद्धा और विजेता हैरेद्दीन बर्बरोसा की कहानी। 15वीं शताब्दी के अंत में लेस्बोस द्वीप पर खिजर नाम का एक लड़का जन्मा, जो बाद में इतिहास के पन्नों में बर्बरोसा के नाम से अमर हुआ। उसके 3 भाई थे, जिनमें से सबसे बड़े अरूज ने उसे सबसे अधिक प्रेरित किया। शुरुआत में वे व्यापारी थे, लेकिन जल्द ही समुद्री लुटेरे बन गए, ऐसे लुटेरे जो अपने लोगों की रक्षा के लिए लड़ते थे। अरूज और खिजर ने जल्द ही अपनी बहादुरी से भूमध्य सागर में धाक जमा ली। वे मुस्लिम व्यापारियों की रक्षा करते और दुश्मनों पर कहर बनकर टूटते। उनकी वीरता की चर्चा उस्मानी सुल्तान तक पहुंची और जल्द ही वे साम्राज्य के महत्वपूर्ण योद्धा बन गए। अरूज की वीरगति के बाद खिजर ने अपने भाई की विरासत को आगे बढ़ाने की शपथ ली। उस्मानी सुल्तान ने उसे हैरेद्दीन की उपाधि दी, जिसका अर्थ था धर्म का महान सेवक। लेकिन यूरोप में वह अपने लाल दाढ़ी के कारण बर्बरोसा, रेडबियर्ड के नाम से प्रसिद्ध हो गया। 1533 में उस्मानी सुल्तान सुलेमान महान ने बर्बरोसा को साम्राज्य की नौसेना का ग्रैंड एडमिरल नियुक्त किया। उसका मिशन था भूमध्य सागर में यूरोपीय सेनाओं को पराजित करना और समुद्री शक्ति स्थापित करना। 1538 में प्रेवेजा की लड़ाई में बर्बरोसा ने पोप, स्पेन और वेनिस के संयुक्त बेड़े को धूल चटा दी। इस युद्ध ने भूमध्य सागर में उस्मानी नौसेना की बादशाहत स्थापित कर दी। बर्बरोसा के जहाज यूरोप के तटीय इलाकों में तबाही मचा रहे थे। उन्होंने इटली, फ्रांस और स्पेन में बड़े हमले किए और कई शहरों पर कब्जा जमाया। स्पेन के सम्राट चार्ल्स पंचम भी उसके नाम से कांप उठते थे। इतिहास में एक नया मोड़ तब आया जब बर्बरोसा ने फ्रांस के राजा फ्रांसिस प्रथम से हाथ मिला लिया। दोनों ने मिलकर पवित्र रोमन साम्राज्य के खिलाफ कई युद्ध लड़े और यूरोपीय शक्ति संतुलन को हिलाकर रख दिया। कई दशकों तक युद्ध और विजय के बाद बर्बरोसा ने इस्तांबुल में निवास कर लिया। वह अपनी अंतिम सांसों तक उस्मानी साम्राज्य के लिए एक प्रेरणा बना रहा। 1546 में वह इस दुनिया को छोड़ गया, लेकिन उसकी कहानी अमर हो गई। आज भी बर्बरोसा को इतिहास के सबसे महान एडमिरलों में गिना जाता है। एक योद्धा, एक विजेता और समुद्रों का शासक। समुद्री डकैती के स्वर्ण युग में अटलांटिक महासागर में कुछ ही नाम पीटर ईस्टन जितने डरावने थे। एक निजी समुद्री योद्धा से समुद्री डाकू बने ईस्टन ने सबसे शक्तिशाली बेड़ों में से एक की कमान संभाली, नौसेनाओं को चकमा दिया और अपार धन अर्जित किया। यह है उनकी अविश्वसनीय कहानी।
16वीं शताब्दी के अंत में इंग्लैंड में जन्मे पीटर ईस्टन ने क्वीन एलिजाबेथ प्रथम के अधीन एक निजी समुद्री योद्धा के रूप में अपना करियर शुरू किया। निजी समुद्री योद्धा मूल रूप से सरकार द्वारा अनुमोदित समुद्री डाकू होते थे जो क्राउन के नाम पर दुश्मन जहाजों को लूटते थे। लेकिन जब किंग जेम्स प्रथम ने सत्ता संभाली और निजी समुद्री युद्ध को अवैध घोषित कर दिया तो ईस्टन और उनके लोगों के पास दो ही विकल्प बचे, आत्मसमर्पण करें या अपराधी बन जाएं। अपने लाभदायक व्यवसाय को छोड़ने से इनकार करते हुए ईस्टन ने समुद्री डकैती को अपनाया। शक्तिशाली जहाजों के एक बेड़े के साथ उन्होंने न्यूफाउंडलैंड के जल क्षेत्र में आतंक मचा दिया, व्यापारिक जहाजों को जब्त किया, बस्तियों पर छापे मारे और यहाँ तक कि मछुआरों को अपनी सेना में शामिल होने के लिए मजबूर किया। 1610 में ईस्टन ने स्पेनिश खजाने से भरे जहाजों के एक पूरे बेड़े को अपने कब्जे में ले लिया, जिससे वह अपने समय के सबसे अमीर समुद्री डाकुओं में से एक बन गए। उनकी शक्ति बेजोड़ थी और अपने चरम पर वे 40 जहाजों की कमान संभाल रहे थे। अपनी अद्वितीय शक्ति के बावजूद ईस्टन हमेशा भागते रहे। यूरोपीय नौसेनाएं उन्हें पकड़ने के लिए लगातार प्रयास करती रहीं, लेकिन कई समुद्री डाकुओं की तरह एक दुखद अंत को गले लगाने के बजाय ईस्टन ने कुछ असाधारण किया, उन्होंने संन्यास ले लिया। समुद्र में वर्षों बिताने के बाद ईस्टन ने सावॉय के ड्यूक के साथ एक सौदा किया और दक्षिणी फ्रांस में बस गए, जहां उन्होंने धन और विलासिता में अपने जीवन के शेष दिन बिताए। एक ऐसा भाग्य जिसे बहुत कम समुद्री डाकू प्राप्त कर पाए। पीटर ईस्टन कोई साधारण समुद्री डाकू नहीं थे, वह एक रणनीतिकार, एक योजनाकार और उन कुछ समुद्री डाकुओं में से एक थे जो वास्तव में अपार संपत्ति के साथ समुद्री डकैती से बाहर निकलने में सफल रहे। उनकी विरासत आज भी जीवित है, एक साहसिक, विद्रोह और स्वतंत्रता की अंतिम खोज की कहानी। यदि आपको यह कहानी पसंद आई तो लाइक करें और अधिक अद्भुत समुद्री डाकू कथाओं के लिए सब्सक्राइब करें। निर्दयी, बगावती और इतना खतरनाक कि खुद समुद्री डाकू भी उससे डरते थे। ये कहानी है कैप्टन चार्ल्स वेन की, एक ऐसा डाकू जिसने कभी किसी के आगे घुटने नहीं टेके। तैयार हो जाइए एक बगावत, धोखे और जल्लाद अंत की कहानी के लिए। चार्ल्स वेन का नाम पहली बार 1716 में सामने आया जब समुद्री डाकुओं का स्वर्ण युग चरम पर था। वो शुरू में प्रसिद्ध डाकू हेनरी जेनिंग्स के जहाज पर था जो स्पेनिश जहाजों को लूटते थे। लेकिन वेन सिर्फ खजाने के लिए नहीं लूटता था, वो आजादी और तबाही का दीवाना था। 1718 में जब इंग्लैंड के राजा जॉर्ज ने सभी डाकुओं को माफी देने की घोषणा की तो कई डाकुओं ने वो पेशकश मान ली, लेकिन वेन ने साफ इनकार कर दिया। उसने तो राजा के झंडे वाले जहाजों तक पर हमला किया। वो अब खुद कप्तान था और उसकी हुकूमत थी डर और खून के सहारे। चार्ल्स वेन ने कुछ समय के लिए एडवर्ड टीच यानी ब्लैकबियर्ड के साथ भी काम किया, लेकिन दोनों की सोच अलग थी। ब्लैकबियर्ड डर की राजनीति करता था, वेन था सीधा हिंसा पर भरोसा करने वाला। एक बार जब वेन ने एक ताकतवर फ्रेंच जहाज से लड़ने से मना कर दिया तो उसकी अपनी ही टीम ने उसे कायर कहकर कप्तानी से हटा दिया। नया कप्तान बना कैलिको जैक। कप्तानी छीनने के बाद वेन को एक छोटे से जहाज पर छोड़ दिया गया। फिर भी वो डाकू बना रहा, लेकिन किस्मत उसका साथ छोड़ चुकी थी। 1719 में एक भयानक तूफान में उसका जहाज टूट गया और वो एक वीरान टापू पर फंस गया। जब एक अंग्रेज जहाज ने उसे बचाया तो वेन पहचान लिया गया और पकड़ लिया गया। मार्च 1721 में जमैका के पोर्ट रॉयल में चार्ल्स वेन को फांसी पर लटका दिया गया। उसका शव लोहों में बांधकर लटकाया गया ताकि दूसरे डाकुओं को चेतावनी मिले। लेकिन कई डाकुओं की नजर में वेन एक ऐसा योद्धा था जिसने कभी हार नहीं मानी। उसने जिंदगी अपनी शर्तों पर जी, चाहे वो कितनी ही खतरनाक क्यों न हो। लेकिन कुछ कहानियां मौत के बाद भी जिंदा रहती हैं। ये है कैप्टन चार्ल्स वेन की कहानी और उसके भूतिया जहाज की जो आज भी समंदर में भटकता है बदले की तलाश में। यहीं से शुरू होती है रहस्य की असली कहानी। वेन ने जाते जाते शाप दिया, मैं लहरों के साथ लौटूंगा। कुछ हफ्तों बाद उसे पकड़कर फांसी दे दी गई। लेकिन कहा जाता है उसकी आत्मा आज भी भटक रही है। सदियों से नाविकों ने एक डरावनी चीज देखी है, एक जहाज जो कोहरे में चुपचाप बहता है, काले फटे हुए पाल और एक जलती हुई लालटेन। न कोई चालक, न आवाज, बस हवाओं में गूंजती कैप्टन वेन की हंसी। कहा जाता है कि जिसने भी उस जहाज को देखा उसके साथ अनहोनी हुई, अचानक तूफान, गायब होते साथी या फिर अजीब फुसफुसाहटें जो सिर्फ उन्हीं के नाम लेती हैं। क्या ये कैप्टन वेन का बदला है? तो अगली बार जब आप बहामास के पास समंदर में हो और एक अजीब चुपचाप तैरता जहाज दिखे, दुआ करें कि वो सिर्फ एक भ्रम हो, क्योंकि अगर वो कैप्टन वेन का भूतिया जहाज हुआ तो शायद आप भी उसके क्रू का हिस्सा बन चुके हैं। इसी ही रहस्यमयी और डरावनी कहानियों के लिए लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें। वह एक रहस्यमयी व्यक्ति था, ऐसा समुद्री डाकू जिसने अपराधी और देशभक्त के बीच की रेखा को धुंधला कर दिया।
कई लोगों के लिए वह डर का पर्याय था, कुछ के लिए सम्मान का पात्र, और अमेरिकी इतिहास के सबसे बदनाम व्यक्तियों में से एक। यह है जीन लाफिट की कहानी। जीन लाफिट के प्रारंभिक जीवन के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं है। कुछ का मानना है कि वह फ्रांस में पैदा हुआ था, लेकिन जो निश्चित है वह यह कि 1800 के दशक की शुरुआत में वह और उसका भाई पियरे लुइसियाना में बस गए, जहां उन्होंने इतिहास में अपनी छाप छोड़ी। जीन और पियरे लाफिट ने जल्द ही बाराटारिया खाड़ी में एक विशाल तस्करी नेटवर्क स्थापित कर लिया। वे चोरी किए गए सामान, हथियारों और यहाँ तक कि दासों का व्यापार करते थे, जिससे वे अत्यधिक धनवान बन गए। अमेरिकी सरकार ने उसे समुद्री डाकू कहा, लेकिन लाफिट खुद को निजी जहाजी प्राइवेटियर मानता था। वह स्पेनिश जहाजों पर हमला करता, उनका माल लूटता और फिर उसे ऊंचे दामों पर बेचता। लाफिट की गतिविधियां गवर्नर क्लेबोर्न की नजरों से बच नहीं सकी। उन्होंने उसे अपराधी घोषित कर दिया और उसके सिर पर इनाम रख दिया। लेकिन लाफिट ने भी जवाब में दोगुनी रकम का इनाम रख दिया गवर्नर को पकड़ने वाले के लिए। 814 में जब अमेरिका और ब्रिटेन के बीच युद्ध चल रहा था, ब्रिटिश सेना ने लाफिट से संपर्क किया। उन्होंने उसे माफी और सोना देने का वादा किया अगर वह न्यू ऑरलियंस पर हमले में उनकी मदद करता। लेकिन लाफिट को ब्रिटिशों पर भरोसा नहीं था। इसके बजाय उसने अमेरिकी सेना को इस योजना की जानकारी दी और खुद जनरल एंड्रयू जैक्सन को मदद की पेशकश की। पहले तो जैक्सन को शक हुआ, लेकिन बाद में उन्होंने लाफिट को अपने साथ लड़ने की अनुमति दी। लाफिट और उसके लोगों की दलदल की जानकारी ने निर्णायक भूमिका निभाई। यह युद्ध अमेरिका की एक बड़ी जीत में बदल गया और लाफिट को एक नायक माना जाने लगा। हालांकि यह ज्यादा समय तक नहीं चला। न्यू ऑरलियंस की लड़ाई के बाद लाफिट ने फिर से अपनी निजी जहाजी गतिविधियां शुरू कर दी और टेक्सास के गैलवेस्टन में अपना नया ठिकाना बना लिया। लेकिन यह ज्यादा समय तक नहीं चला। 1821 में अमेरिकी नौसेना ने उसकी बस्ती को नष्ट कर दिया, जिससे वह फिर से भागने पर मजबूर हो गया। इसके बाद लाफिट का क्या हुआ, यह रहस्य बना हुआ है। कुछ कहते हैं कि वह एक युद्ध में मारा गया, जबकि कुछ का मानना है कि उसने अपनी बाकी जिंदगी गुमनामी में बिताई। जीन लाफिट सिर्फ एक समुद्री डाकू नहीं था, वह एक व्यापारी, योद्धा और ऐसा व्यक्ति था जो अपने नियमों पर चलता था। आज भी उसके छुपे हुए खजाने की कहानियां लोगों की कल्पना को मोहित करती हैं। क्या वह नायक था या खलनायक? शायद वह दोनों था। लेकिन एक बात निश्चित है, जीन लाफिट की कहानी कभी नहीं मिटेगी। 19वीं सदी की शुरुआत में जब समुद्री डाकू चीन सागर पर राज करते थे, तब एक नाम सुनकर ही व्यापारियों, नाविकों और यहाँ तक कि सम्राट की सेनाओं तक के दिल दहल जाते थे, चिंगशी। वह केवल जिंदा नहीं रहीं, बल्कि उन्होंने समुद्री दुनिया पर राज किया। साल 1775 में जन्मी चिंगशी हमेशा से समुद्री डाकू नहीं थी। उनका जीवन एकदम अलग था। वे कैंटन के एक तैरते हुए वेश्यालय में काम करती थी। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। 1801 में चिंगशी की मुलाकात मशहूर समुद्री डाकू झेंग यी से हुई, जो रेड फ्लैग फ्लीट के शक्तिशाली नेता थे। उनकी शादी सिर्फ प्यार की वजह से नहीं हुई थी, यह एक रणनीतिक साझेदारी थी। दोनों ने मिलकर एक समुद्री साम्राज्य खड़ा किया, जो 800 जहाजों और 70,000 से अधिक डाकुओं तक बढ़ गया, जो उस समय की सबसे बड़ी नौसेना ताकतों में से एक था। 1807 में झेंग यी की अचानक मौत हो गई। सभी को लगा कि चिंगशी का अंत हो गया, लेकिन उन्होंने इतिहास बदल दिया। उन्होंने अपने पति की पूरी फ्लीट की कमान अपने हाथ में ले ली और अपनी बुद्धिमत्ता और क्रूर रणनीतियों से इसे पहले से भी ताकतवर बना दिया। उन्होंने सख्त नियम लागू किए, भागने की सजा मौत थी, लूट का सामान समान रूप से बांटना अनिवार्य था। औरतों और बच्चों के साथ दुर्व्यवहार करने वाले डाकुओं को तुरंत मौत की सजा दी जाती थी। यह अनुशासन ही उनकी सबसे बड़ी ताकत बना। किंग राजवंश, पुर्तगाली और ब्रिटिश नौसेनाएं सभी ने चिंगशी को हराने की कोशिश की, लेकिन असफल रहे। उनकी फ्लीट इतनी शक्तिशाली थी कि कोई भी उनका सामना नहीं कर सकता था। 1810 तक चीनी सरकार इस समुद्री आतंक को खत्म करने के लिए बेताब थी। लेकिन चिंगशी ने इतिहास की सबसे चौंकाने वाली चाल चली। उन्होंने आत्मसमर्पण की शर्तें खुद तय की। चौंकाने वाली बात यह थी कि उन्हें किसी भी सजा के बिना माफ कर दिया गया। न केवल उन्होंने अपनी सारी संपत्ति और ताकत बचाई, बल्कि उन्हें एक सम्मानजनक पद भी दिया गया। इसके बाद उन्होंने एक जुआ घर और व्यापारिक साम्राज्य शुरू किया और शानदार जीवन जिया। वह इतिहास की कुछ गिनी चुनी समुद्री डाकुओं में से थीं, जो अमीर और स्वतंत्र रूप से रिटायर हुईं। चिंगशी सिर्फ एक समुद्री डाकू नहीं थी, वह एक महान रणनीतिकार, कठोर नेता और एक ऐसी महिला थीं जिन्होंने अपने समय की सभी सीमाओं को तोड़ दिया।